हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं फिर से एक और नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है लो बीपी। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि अगर जब भी किसी की लो बीपी हो जाती है तब कौन कौन सी बेस्ट दवाइयाँ दी जाती हैं और क्या उसका ट्रीटमेंट होता है। अगर इमरजेंसी कंडीशन हो तो उसमें क्या ट्रीटमेंट देते हैं और उसको कंटिन्यूसली अगर किसी को लो बीपी रहती है तब उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहाँ पे एक फुल प्रिस्क्रिप्शन के बारे में अपन बात करेंगे, जो डॉक्टर पर्चा लिखता है ना, उस तरीके से अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं लो बीपी। अगर जब भी किसी का ब्लड प्रेशर, ठीक है, जो ब्लड का जो प्रेशर होता है ना वो नॉर्मल से जब कम हो जाता है तो अपन उसको लो बीपी बोलते हैं। अब जानते हैं कि लो बीपी कितने ब्लड प्रेशर को अपन लो बीपी मानेंगे। तो यहाँ पे एक चार्ट होता है, यहाँ पे आप देखते हो कि ग्रीन सिग्नल लो बीपी जो नॉर्मल जो होती है बीपी उसको होती है कि वो सिस्टोलिक 120 mm ऑफ एचजी और डायस्टोलिक होती है 80 mm ऑफ एचजी। तो यह जो ब्लड प्रेशर है ये नॉर्मल माना जाता है। अगर किसी की भी बीपी 90/60 mm ऑफ एचजी से अगर नीचे जा रही है तो उसको लो बीपी माना जाता है। और अगर किसी की 60 और 40 के नीचे जा रही है तो उसको मतलब कि ज़्यादा लो बीपी के अंदर वो आता है। और अगर किसी की 50 से नीचे जा रही है तो वो बहुत ही डेंजरस कंडीशन में है, उसको तुरंत के तुरंत एडमिट करना, हॉस्पिटल करना इमरजेंसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कितनी बीपी कितनी ज़्यादा डेंजरस होती है। और अगर बीपी से अबव जाती है, 150 से अबव जाती है, तो उसको अपन हाई बीपी में काउंट करते हैं। तो ये लो बीपी का चार्ट था जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सी बीपी किस क्राइटेरिया में आती है, कितनी डेंजर हो सकती है। उसके बाद में बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं अगर किसी पेशेंट के अंदर बीपी लो की समस्या है। उस केस में डिजीनेस, उसको चक्कर से आने लगेंगे, बेचैनी सी होने लगेगी। फेंटिंग, उसका ऐसा मतलब शरीर उसका साथ नहीं देगा, ऐसा लगेगा बस बिल्कुल गिर जाए नीचे, आराम करे। फैटिगनेस, उसके अंदर थकान आ जाएगी, ठीक से उसको दिखेगा नहीं। नोजिया, बहुत ज़्यादा बेचैनी सी, मतलब कि उल्टी का सा मन करेगा, उसका वोमिटिंग आएगी नहीं लेकिन उसका सर घूमेगा, वोमिटिंग का जैसा मन करेगा उसका। कोल्ड काम स्किन, उसकी जो अपन स्किन को देखेंगे ना तो बिल्कुल वो थोड़ी थोड़ी ठंडी हो चुकी होगी लो बीपी की वजह से। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं जब भी किसी पेशेंट की बीपी कम हो जाती है तो उस समय अपने को देखने को मिलते हैं। अब इसके कारणों के बारे में जानते हैं कि किस किस कारण की वजह से बीपी लो होती है। डिहाइड्रेशन, अगर किसी, अब गर्मी का मौसम है, इसमें अगर इंसान कंटिन्यू काम कर रहा है, पानी नहीं पी रहा है, या अगर उसको कोई बीमारी हो गई, डायरिया वगैरह हो गया, तो उस केस में उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है। यानी कि पानी की कमी, शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है, उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं, उस वजह से लो बीपी हो जाती है। ब्लड लॉस, अभी जैसे कोई ब्लड लॉस हो गया, मतलब कि अगर जैसे कोई लड़की है तो उसको जो पीरियड्स होते हैं वो ज़्यादा आ गए, या फिर किसी के साथ ट्रॉमा इंजरी हो गई कहीं पे, वहाँ पे ब्लड लॉस हो गया तो उसमें बीपी लो हो जाती है। हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एंडोक्राइन इशू हो सकते हैं, मतलब कि जो ग्लैंड्स होते हैं ना, हार्मोनल इशू हो सकते हैं जिससे उसकी बीपी लो हो जाए। उसके बाद में जो मेडिकेशंस होते हैं, जैसे अपन डाययूरेटिक्स वगैरह लेते हैं तो उसमें क्या होता है, पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, उससे ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है जिससे लो बीपी हो सकती है। या फिर जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो बीपी को लो कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं होती हैं, ये सारे कारण होते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को लो बीपी हो रही है तो उसके लिए ये सारी समस्याएं जिम्मेदार होती हैं। अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट की कि आखिर अगर किसी को लो बीपी है तो क्या बेस्ट दवाइयाँ उसके लिए होती है और क्या बेस्ट ट्रीटमेंट उसको दिया जा सकता है या डॉक्टर्स के द्वारा दिया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर किसी की अचानक से लो बीपी हो जाती है तो उसको सोडियम, जो एनएस जो होता है नॉर्मल सलाइन का सॉल्यूशन, और हाइड्रोकोर्टिसोन का जो इंजेक्शन होता है ना 100 mg का, वो पेशेंट को दिया जाता है। अब यहाँ पे जो नॉर्मल सलाइन जो होता है 500 mg, जिसके अंदर जो सोल्ट होता है NaCl जो होता है वो बीपी को बढ़ाता है, और ये जो अपन 500 वॉल्यूम जो उसको देंगे तो वो ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएगा, साथ में वो सोडियम की मात्रा को भी बढ़ाएगा ब्लड के अंदर, जिससे बीपी राइज हो जाएगी। और हाइड्रोकोर्टिसोन जो होते हैं ना, ये जो रीनल इनसफिशिएंसी के केस में क्या करता है कि ये ना ब्लड के अंदर वॉल्यूम को बढ़ा देता है, जिससे बीपी अचानक से बढ़ जाती है। ये एक स्टेरॉइड होता है जो कि अगर किसी को अचानक से बीपी लो हो जाती है किसी सेप्टिक शॉक की कंडीशन में, या फिर जैसे किसी पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन, ऑपरेशन के बाद में, ठीक है, तो अचानक से अगर किसी की बीपी लो हो जाती है तो उसमें सोडियम सलाइन का सॉल्यूशन या एनएस का सॉल्यूशन और हाइड्रोकोर्टिसोन का इंजेक्शन आईवी रूट के थ्रू पेशेंट को दिया जाता है, ताकि उसकी जल्दी से जल्दी उसकी इमरजेंसी कंडीशन में अचानक से उसकी बीपी को नॉर्मल किया जा सके। उसके बाद में अगर किसी को लंबे समय तक लो बीपी रहती है तो उसको कैसे कंट्रोल के लिए क्या क्या दवाइयाँ दी जाती हैं। तो सबसे पहले आता है टैबलेट फ्लूड्रोकोर्टिसोन। ठीक है, फ्लूड्रोकोर्टिसोन ये जो टैबलेट होती है 0.1 mg की स्ट्रेंथ में आती है। सबसे पहले इसी स्ट्रेंथ की टैबलेट जो होती है वो पेशेंट को दी जाती है। अब इस टैबलेट की अगर मैं डोज की बात करूँ तो ये
ओडी मॉर्निंग, दिन में सिर्फ एक बार दी जाती है सुबह के समय पे। अब सुबह के समय पे अपन इसको देते हैं ना तो ये पूरे दिन भर काम करती है। अब इसका काम क्या होता है कि ये क्या करती है, ब्लड के अंदर जो सोडियम का रिटेंशन होता है ना उसको इंक्रीज़ करते हैं। मतलब जो यूरिन पास आउट होता है ना उसके थ्रू अगर सोडियम यूरिन के अंदर बाहर जा रहा है तो वो उसको रिटेन कर लेती है। मतलब कि यूरिन के थ्रू पास आउट नहीं होने देती है, ब्लड के अंदर सोडियम की मात्रा बढ़ा देती है और ब्लड के वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देती है, जिससे क्या होता है कि लो बीपी की समस्या हल हो जाती है। वो कंटिन्यूसली पेशेंट को आराम रहता है। तो ये सुबह सुबह मॉर्निंग में ये टैबलेट दी जाती है पेशेंट को 0.1 mg की। उसके बाद में सेकंड नंबर की जो टैबलेट होती है वो है मिडोड्रिन। मिडोड्रिन 2.5 mg की जो टैबलेट होती है 2.5 mg की, इसको दिन में 2 बार या फिर ज़्यादातर इसको दिन में 2 या 3 बार के लिए दिया जाता है। मिडोड्रिन और हाइड्रोकोर्टिसोन जो टैबलेट होती है इसको जो इवनिंग का समय जो होता है ना उसमें कई बार इसको मिस कर दिया जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है इसकी वजह से रात को पेशेंट को हाइपरटेंशन मतलब ज़्यादा बीपी की समस्या ना हो, उसके लिए इसको इवनिंग के समय में इसको अवॉइड कर दिया जाता है। अब ये क्या काम करती है, जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं जिसके अंदर जो खून बह रहा है, अब उसकी जो क्या करती है कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, उसको पतला कर देती है। अब आपको पता है कि जब किसी पतले मार्ग से अगर ब्लड जाएगा तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये जो ब्लड वेसल्स होती है ना उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है ताकि बीपी जो होती है पेशेंट की वो बढ़ जाए। तो मिडोड्रिन जो 2.5 mg की जो टैबलेट होती है उसको अपन इसी टैबलेट के साथ में फ्लोरोडिकोर्टिसोन सुबह सुबह देंगे और इसको दिन में 2 बार के लिए दिया जाता है। मतलब सुबह दे सकते हैं और दोपहर में दे सकते हैं। इसको भी दोनों टैबलेट्स में आप घंटे 2 घंटे का गैप रख सकते हो। और कई बार इसको इवनिंग में भी दिया जाता है, लेकिन अगर पेशेंट को नाइट हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है कि अगर रात में उसकी बीपी ज़्यादा बढ़ जाती है इस टैबलेट की वजह से, तो इसको सिर्फ दिन में 2 बार दिया जाता है, 3 बार की बजाय। तो मिडोड्रिन और जो फ्लोरोकोर्टिसोन जो टैबलेट होती है ना ये सबसे बेस्ट टैबलेट होती है और सबसे ज़्यादा इनको यूज़ किया जाता है जब भी पेशेंट की लो बीपी हो जाती है उस केस में। उसके बाद में पेशेंट को ORS दिया जाता है ताकि उसका जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है या पेशेंट को जो डिहाइड्रेशन जो हुआ है जिस वजह से, तो वो कंप्लीट हो सके, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर सोडियम का इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, सॉल्ट अंदर वो मतलब कि ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे उसकी बीपी नॉर्मल हो जाएगी, जो लो बीपी हो रखी है वो बढ़ जाएगी। और जो पेशेंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट अगर इम्बैलेंस हो गए तो वो भी नॉर्मल हो जाते हैं। तो ORS जो होता है पेशेंट को दिन में 2 से 3 बार के लिए पिलाया जाता है। इसको आपको पता है कि 1 लीटर पानी में पूरा पैकेट जो होता है इसको घोल लिया जाता है और दिन भर पेशेंट को पीना रहता है, ताकि जितना वो साल्ट इंटेक करेगा, जितना वो नमक खाएगा, एक तरीके से साल्ट इंटेक करेगा, उतना उसकी बीपी जो है लो की समस्या नहीं आएगी। तो इसीलिए साथ में पेशेंट को साल्ट सप्लीमेंट्स, जैसे वो खाना वगैरह कुछ भी खाता है तो उसके अंदर उसको बताया जाता है कि आप नमक को आपको ज़्यादा खाना है, जितना ज़्यादा आप खा सकते हैं उतना, जितना मतलब कि ऐसे भी नहीं है कि आपको अच्छी नहीं लग रही है बहुत ज़्यादा नमक डाल लिया, जितना आप टॉलरेट कर सकते हो, जितना आप सहन कर सकते हो उतना आपको साल्टी सप्लीमेंट्स लेने होते हैं। सब्जी में, रोटी में जो भी आप खाते हो उसमें नमक थोड़ा ज़्यादा लेने की सलाह दी जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती है। तो ये सारे सप्लीमेंट्स और ये सारी ड्रग्स यूज़ की जाती है पेशेंट के लिए। ठीक है, और ये एक जो ड्रग आती है ये ड्रोक्सीडोपा, इसको क्या करते हैं न्यूरोजेनिक हाइपोटेंशन जब होती है उस केस में इसको यूज़ किया जाता है। इसको बहुत कम यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने इसको आपको अलग से बताया। ड्रोक्सीडोपा जो न्यूरोजेनिक हाइपोटेंशन जो होती है नर्व्स की वजह से, तो उस केस में इसको यूज़ करते हैं। नॉर्मली जो मैंने आपको 2 टैबलेट बताई है मिडोड्रिन और जो फ्लूड्रोकोर्टिसोन जो होते हैं ना उन दोनों को यूज़ करते हैं। ORS दिया जाता है, NS दिया जाता है, हाइड्रोकोर्टिसोन दिया जाता है। ठीक है, और साल्ट का सप्लीमेंट्स ये पेशेंट को बताए जाते हैं और ये पेशेंट को कंटिन्यू दिया जाता है। साथ में उसको लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए बस उसमें यही बताते हैं कि उसको आपको साल्ट का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अगर आपको कोई हार्ट और किडनी की डिजीज़ नहीं है ना तो उसको बताया जाता है, अगर हार्ट और किडनी की डिजीज़ है ना उसको, तो पहले उस डिजीज़ को रिजॉल्व कर दिया जाता है, जिससे उसकी तो बीपी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। अदरवाइज उसकी जो अगर इसको ये कोई प्रॉब्लम नहीं है हार्ट और किडनी की, तब जाके ये ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड पीना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको वाटर पीना होता है ताकि ब्लड का वॉल्यूम जो होता है वो नॉर्मल बना रहे। उसको थोड़ा थोड़ा खाना बताया जाता है। ठीक है, अगर किसी को क्या होता है कि कई बार किसी को खाना खाने के बाद में अचानक से बीपी लो हो जाती है, तो ये समस्या जिसको अपन पोस्ट पैरेंडियल ड्रॉप बोलते हैं, मतलब खाना खाने के बाद में बीपी लो हो जाना। इसलिए उसको बताया जाता है कि आपको थोड़ा थोड़ा खाना है, बार बार करके आप खा सकते हैं लेकिन कम कम खाना है। अवॉइड एल्कोहल एंड सडन पोस्चर चेंज, आपको क्या करते हैं, आपको बताया जाता है कि आपको बिल्कुल भी अल्कोहल का इंटेक नहीं करना है, आपको अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेना है। और अचानक से आपको, जैसे आप बैठे हुए तो अचानक से आपको खड़ा नहीं होना है और आप लंबे समय तक खड़े हो तो अचानक से आपको बैठना नहीं है, तो ये सडन पोस्चर चेंज होता है उसके लिए भी मना किया जाता है। आपको आराम से रहना है, थोड़ा आराम करना है। अगर आप लंबे टाइम तक खड़े नहीं रहना है, लंबे टाइम तक एक पोस्चर में बैठना नहीं है, धीरे धीरे आपको हिलते डुलते रहना है, थोड़ा बहुत काम करना है, कामनेस में नहीं रहना है। ठीक है, तो ये सारे लाइफस्टाइल चेंजेस उसको पेशेंट को बताए जाते हैं जब किसी को लो बीपी की समस्या होती है उस केस में। अब साथ में उसकी मॉनिटरिंग और फॉलोअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट को मॉनिटर करना, मॉनिटर मतलब कि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलरली चेक किया जाता है, सिटिंग कंडीशन में, लेइंग कंडीशन में और स्टैंडिंग कंडीशंस में। ठीक है, ये सारी कंडीशंस होती हैं, उसमें पेशेंट को ब्लड प्रेशर जो होता है उसको मॉनिटर कंटिन्यूसली चेक किया जाता है कि अगर उसको मतलब कि
ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है। वॉच फॉर द सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन और स्वेलिंग, ठीक है। अगर अपन ड्रग दें तो उसके लिए देखा जाता है कहीं पेशेंट की बीपी बढ़ तो नहीं गई है या फिर उसकी जो बॉडी के अंदर स्वेलिंग नहीं आ गई हो, सूजन ना आ गया हो, उसके लिए उसको दिया जाता है। कई बार ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से ऐसा हो जाता है, तो इन सब चीज़ों को भी देखना रहता है, मॉनिटर करना होता है। एडजस्ट मेडिकेशन बेस्ड ऑन द रेस्पॉन्स एंड टॉलरेंस, अगर उसकी जो बीपी अगर ज़्यादा बढ़ रही है तो उसको मेडिकेशन को एडजस्ट कर दिया जाता है, उसकी डोज कम कर दी जाती है या फिर उसका जो अमाउंट होता है या फिर एक ड्रग यूज़ कर दी जाती है या फिर उसको ड्रग को हटा करके सिर्फ सॉल्ट दे दिया जाता है अगर उसको हाइपरटेंशन हो रहा है तो, और या फिर उसकी जो भी उसकी सहन शक्ति है उसके हिसाब से उनको एडजस्ट कर दिया जाता है। लेकिन सबसे पहले जो मैंने जो डोज बताई है ये एक मतलब कि कॉमन डोज होती है जो कि सबसे ज़्यादा पेशेंट को दी जाती है जब नॉर्मली उसकी जो लो बीपी की समस्या ज़्यादा समय तक चलती रहती है उस केस में। तो ये सारे मेडिसिन्स होती हैं, ये एक प्रिस्क्रिप्शन की तरह मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट नंबर पे आपको ये सारी जो दवाइयाँ आती हैं फ्लूडोकोर्टिसोन, मिडोट्रिन, ORS और साल्ट सप्लीमेंट, ये सारी चीज़ें एक साथ ही आपको करनी होती है, डॉक्टर के पर्चे में यही लिखा होता है। तो आशा करता हूँ कि लो बीपी की जो बेस्ट दवाइयाँ और जो बेस्ट इलाज हमने आपको बताया उसके बारे में कि आपको क्या चीज़ें करनी है क्या चीज़ें नहीं करनी है, इनके बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।